Welcome student. Today I am going to start a very important chapter of your syllabus, that is digestion. In this lecture I will give you only introduction about digestion. So let's start the digestion. Digestion क्या है? What is this? What is digestion? What is its significance? What is its need? Actually हमने पहले देखा था, लास्ट आपने चैप्टर्स जो पढ़े हैं जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हमने सभी देखा कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है। बट वो ग्लूकोज आएगा कहाँ से, वो हमें ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से? हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज हमें फूड से मिलेगा। बट हम जब फूड लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं। फूड हम जो इनटेक करते हैं दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो वो हमें जो ग्लूकोज क्या है, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, मोनोमर है। तो जब हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, दैट इज़ स्टार्च फॉर्म में लेंगे या एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म में लेंगे और या फैट फॉर्म में लेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो हमारा फूड कंपोनेंट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसे हमें सिंपल में चेंज करने के लिए एक जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है डाइजेशन। और हम फूड को लेते हैं आराम से डेली, हम एवरी टाइम इन 4 and 5 आवर्स बाद सभी को भूख लगती है, हम फूड लेते हैं। बट उसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी हम लोगों ने देखा कि हमने इतना देखा कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है। बट वो ग्लूकोज हमें कहाँ मिलेगा? जो हम फूड लेंगे। जब हम फूड लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो हमारा फूड इनटेक से लेकर लास्ट जो मोनोमर फॉर्म हो रहा है, जो हमें सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, वो सारी जो प्रोसेसिंग है वो हमें समझना होगा। वो हमारा डाइजेशन के प्रोसेस है। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डाइजेशन को कि डाइजेशन इज़ द बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में वाटर का जुड़ना। और बायोलॉजिकल कह रहे हैं क्योंकि हम लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो है आपका केमिकल रिएक्शन भी आप लैब, केमिस्ट्री लैब में भी कर सकते हो। तो डाइजेशन इज़ द बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स or monomer by the assistance of enzyme at normal body temperature. Normal body temperature क्या है? That is the एक रेंज है जो हर पर्सन में थोड़ा वेरी कर सकता है, बट नॉर्मल रेंज इज़ 36.6 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन टर्म्स ऑफ फ़ॉरेनहाइट आप कह सकते हैं 98 to 99 डिग्री फ़ॉरेनहाइट्स। ये नॉर्मल। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारा जो मैक्रो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। हम यहाँ टेम्परेचर की बात क्यों कह रहे हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम जानते हैं कि सभी एंजाइम के एक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही एंजाइम का मैक्सिमम एक्शन होगा। तो हमारा जो सारे बॉडी में हमारी एंजाइम्स है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब जैसे ही फीवर होता है हमारा डाइजेशन जो है वो अपसेट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा, हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका जो जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करना है, जैसे एक्शन करना है, वो टेम्परेचर उन्हें नहीं मिल पाएगा और वो जो है डिसऑर्डर में हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो डाइजेशन है वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जो ऑल एंड आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर सेल मेटाबॉलिज्म। तो पर्पस क्या होगा? ये हमारे फूड के सिंपल में कन्वर्ट किया जिससे कि हमारी इंटेस्टाइनल वॉल जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके और जो हमारा सब्सटेंसेस है, एंड प्रोडक्ट है, एब्जॉर्ब होके हर सेल को सेल मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज हो सके। ओके, डाइजेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर।
इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो लोअर एनिमल में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स में मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है पिनोसोम या फैगोसोम की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो डाइजेशन एक सेल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात कहने का मतलब कि एक सेल के अंदर, कोई सेल है उसके अंदर डाइजेशन हो रहा हो तो इंट्रासेलुलर होगा। और जब कोई फूड हमारा जब लिक्विड फूड हो तो ये पिनोसोम बनेगा, और जब सॉलिड होता है तो वो हमारा फैगोसोम होता है, और फिर लाइसोसोम उसमें इन्वॉल्व होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। बट एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हम क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ द सेल, डाइजेशन आउट ऑफ द सेल और इन बिटवीन द सेल। इस केस में जो डाइजेशन होगा वो ल्यूमेन में होगा। ओके। और ये हर एनिमल में जो डाइजेशन है वो ल्यूमेन में होता है। क्योंकि हमारा एक सिलेंट्रेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसी में ही यहीं से ओरिजिन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन फाउंड इन द सिलेंट्रेट्स। तो ये एक इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। और जैसे जैसे हम मल्टी सेल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर के डेवलप हुआ और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो है एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन हुई, वैसे ही इसका इवोल्यूशन भी हुआ और जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ओके। अब इसका जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो एक पर्पज़ है इसका, कह सकते हैं कि आप इट इवॉल्व एन एडॉप्टेशन फॉर ब्रेकिंग डाउन लार्ज प्रोसेस ऑफ फूड फॉर सेलुलर यूज। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि एक जैसे जैसे हमारे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते गए, उनका जो है फूड इंटेक, फीडिंग हैबिट सब चेंज होता गया और वो लार्ज साइज़ की फूड इंटेक करने लगे। तो लार्ज साइज़ की फूड को स्मॉलर में चेंज करने के लिए एक ही एडॉप्टेशन डेवलप हुआ बॉडी में कि वह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ, एक एलिमेंट्री कैनाल की डेवलपमेंट हुई और फूड पार्टिकल्स जो है लार्ज साइज़ के वो स्मॉल में ब्रेक करके स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। और फिर इस स्मॉल में क्यों? क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे यूटिलाइज़ किए जा सकें। हमने देखा कि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिली है। ओके। नाउ अब हम इसको आपको इस तरह से देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब हम डिहाइड्रेशन होता है, जब कोई एक पॉलीमराइजेशन होता है, ये देखिए एक लॉन्ग पॉलीमर फ्री फॉर्मेशन है, उस कंडीशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है ड्यूरिंग कंडेंसेशन। ये आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन, रिमूव वाटर, एक वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ एक 1 मोनोमर है और ये 3 एक शॉर्ट चेन है पॉलीमर की। तो ये जब कंडेंस होती है इसके साथ, तो हमारा क्या हो रहा है कि ये जो कंडेंसेशन हुआ, ये जो है बॉन्ड फॉर्म होगी, ये थर्ड ऑफ इसके बीच में फॉर्म हो गई बॉन्ड और वाटर रिमूव हो गया और ये एक बॉन्ड फॉर्म होगी। और ये बॉन्ड जो होगी वो एनहाइड्रो बॉन्ड होती है जो पॉलीमर के बीच में बनती है। वाटर निकल गया और इसके जो बॉन्ड के नियम हो गए एनहाइड्रो बॉन्ड। ठीक। सेम उसी तरह से अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो आप इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है? सेम यही पॉलीमर, मान लीजिए वो प्रोटीन है या ग्लूकोज है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, स्टार्च है या ग्लाइकोजन जो भी है, स्टार्च को लीजिए जो हम फूड फॉर्म में लेते हैं या हम प्रोटीन को लिखें, तो देयर आर 4 पॉलीमर मोनोमर इन दिस 4 पॉलीमर जो आपके दिख रहे हैं, ये 4 नंबर्स जो दिख रहे हैं दे आर मोनोमर्स, मोनोमर 1 2 3 4। तो ये मोनोमर्स जो है एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं पॉलीमर। ओके। तो अब ये लॉन्ग चेन की जब हाइड्रोलिसिस होगी, जब ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो अब एंजाइम के साथ साथ वाटर भी वहाँ ऐड होता है। तो एंजाइम तो उसे सिर्फ कैटेलाइज कर रहा है, बट जो वाटर है वो इन्वॉल्व हो रहा है। जब भी हम फूड लेंगे वाटर उसके साथ होगा, फूड कंपोनेंट में भी वाटर होंगे, हम एडिशनली वाटर लेते हैं, तो वाटर जो है इसके साथ जो है एक उसका हाइड्रोजन, इसके एक मॉलिक्यूल शॉर्ट चेन के साथ और दूसरा इसके साथ ऐड हो गया। तो यही आपका जो है एक रिवर्स रिएक्शन यहाँ से, ये देखिए ये इधर से ये भी यही यहाँ पे हो रहा है। ठीक। तो ये है, तो हाइड्रोलिसिस के में क्या हुआ कि जो हमारा एक लॉन्ग चेन होगी, फूड की लॉन्ग चेन हो गई, वो ब्रेक हो गई स्मॉलर में। ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड हुआ। ना जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात किए बगैर बात कंप्लीट नहीं होती है।
तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ओएसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन भी हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड 6 लार्ज कोलन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। बट माउथ से लेकर लास्ट कोलन रेक्टम तक जो है चीज़ें जो होंगी वो उसकी जो वॉल होगी, जो थिकनेस होगी या वॉल का स्ट्रक्चर जो होगा या उसका ग्लैंडुलर पोर्शन जो होगा वो वेरिएबल है। बट एक बेसिक प्लेन से हम कह सकते हैं कि हमके पूरी जो है फेरिंग ओसोफेगस से लेकर नीचे तक जो है उस फेरिंग से लेकर पूरी नीचे तक की कोलन तक में जो एक बेसिक प्लेन है वो हम क्या है। तो अब एक देखते हैं क्या क्या लेयर है आपको। फर्स्ट आपकी इनर मोस्ट जो है, यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेयर की बात करें तो हमारी फर्स्ट जो लेयर है ये आपको दिख रही है म्यूकोसा, इनर मोस्ट म्यूकोसा। ओके, ये इनर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक, अब इसमें हमको और जब डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। उसमें भी एपिथेलियम है, लैमिना प्रोप्रिया है और मस्कुलरिस म्यूकोसा है। ओके, बट हम यहाँ ब्रीफ में आपको दिखा रहे हैं म्यूकोसा ओनली। ये भी आपकी 3 लेयर्स होगी। ठीक, सेकेंड जो है वो हमारी सब म्यूकोसा के बाद की लेयर जो है सब म्यूकोसा, ये हमारी ये सब म्यूकोसा है। ओके, ये इनर मोस्ट जो म्यूकोसा और ये सब म्यूकोसा। थर्ड जो है वो हमारी मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये हमारी एक्सटर्ना है। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इनर जो है वो ये सर्कुलर लेयर है और जो है आउटर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है और इनर सर्कुलर। तो सर्कुलर लेयर के जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो एलिमेंट्री कैनाल के डायामीटर इफेक्टेड होगी, वो कम या ज़्यादा होगा। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जो एलिमेंट्री कैनाल में जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अगर ये ल्यूमेन है, ठीक है, तो अगर सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी डायामीटर इफेक्टेड हो जाएगी, वो कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, सर्कुलर मसल इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल मसल जब अगर आप ल्यूमेन को देखें तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है इफेक्टेड होगी तो इसकी लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये पूरा जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के प्रोसेस में आएंगे। तो इसका ये मेजर रोल है। ठीक है, तो ये हमारे मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आपका लास्ट इज़ द सिरोसा, फोर्थ इज़ द सिरोसा। अब सिरोसा जो है आपका, जब हम माउथ, फेरिंग्स और ओएसोफेगस, अपर ओएसोफेगस की बात करेंगे तो उसकी कनेक्टिव टिश्यू, उसकी जो कोटिंग है माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, तो उसकी जो कोटिंग है उसको हम कहते हैं फाइब्रोसा। जो कनेक्टिव टिश्यू जो कोटिंग है वो फाइब्रोसा की है। बट आफ्टर दैट मतलब लोअर ओएसोफेगस एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जब हम लेंगे तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम सिरोसा कहेंगे। ठीक है, तो इस सिरोसा में एक जो है एक फर्दर एक सीथ की प्रेजेंस हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मीसो एपिथीलियम। तो वो एक टॉप लेयर पे मीसो एपिथीलियम, तो उसको हम सिरोसा कहेंगे। और ऊपर वाली जो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी फेरिंग्स और ओएसोफेगस या यू माउथ से स्टार्ट करके कह सकते हैं, तो वहाँ फाइब्रोसा कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो रहा है आपका कि ये फाइब्रोसा जो है ऊपर माउथ फेरिंग्स में आपका फाइब्रोसा भी है यहाँ पे, फाइब्रोसा।
शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा, इन सभी लेयर्स की जो प्रेजेंस है ये ऊपर से नीचे तक फेरिंक्स से लेके जो है ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि अगर हम ओसोफेगस की देखें तो ओसोफेगस एक क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसका टीएस लेंगे तो नॉर्मल थिकनेस लगी और इनर वॉल में ना ही कोई ग्लैंडुलर पोर्शन है और ना ही कोई बहुत एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है, तो उसका जो ल्यूमेन होगा वो सिंपल होगा। बट अगर हम स्टमक की टीएस लें तो स्टमक जैसा हमारा क्या है, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसका टीएस लेंगे तो नेचुरली हमें क्या मिलेगा, जो हमारा सेक्शन होगा वो काफ़ी नीचे के ग्लैंडुलर और इस तरह से पोर्शन मिलेगा और मल्टीलेयर, और यहाँ इसकी जो मसल्स होगी वो थिक होगी, क्योंकि हमारी ग्लैंड्स बहुत सी हैं, गॉबलेट सेल्स, चीफ सेल्स, जो स्टमक की वॉल में है ग्लैंड पोर्शन, वो सारी जो है प्रेजेंस होगी। तो वहाँ हमारा ये स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी करेगा और इसकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होगी वो थिकर होगी, क्योंकि बैक लाइक स्ट्रक्चर है तो ये वॉल थिक है, इसलिए यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट और इसलिए हो पाती है कि मस्कुलर जो लेयर है वो थिक है, स्ट्रॉन्ग है, और बार बार वो चक्की की तरह से फूड को ग्राइंड मैस्टिकेट करने में हेल्पफुल कर होती है। ठीक, अगर हम अब इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इंटेस्टाइन जो एक कॉइल स्ट्रक्चर है, और तो वो भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो अगर हम उसका टीएस लेंगे तो आपको टीएस में क्या मिलेगा, इंटेस्टाइन, तो वो लेयर सभी होंगी, आउटर सिरोसा, मस्कुलर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बट जो मस्कुलर म्यूकोसा वाली बात होगी वो हाईली मॉडिफाइड होगी, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे वैसे ही, सिरोसा भी होगा, मस्कुलर म्यूसोक, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा थिक मसल की प्रेजेंस नहीं होगी। बट जो ये वॉल है ये आपकी विलाई फॉर्म करती है, आपने नाम सुना होगा विलाई, ये आपका विलाई विलाई विलाई। तो इंटेस्टाइन का जब हम सेक्शन देखेंगे तो हमें हाईली फोल्डेड ब्रेस्ट बॉर्डर की प्रेजेंस मिलेगी, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा, वो विलाई है। और वो जो होंगी यहाँ पे जो सेल्स हों वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होंगी, और वो एक ग्लैंड्स फॉर्म करती हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकुल, वो आप वहाँ पे हम लोग फर्दर देखेंगे, और एंजाइमेटिक सिक्रीशन वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्स होगी। तो एक तरह से आपको ये जनरल प्लेन हमने बताया कि ये जो लेयर्स हैं बेसिकली जो है वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना एंड सिरोसा, तो मेन 4 आपको लेयर्स दिख रही हैं। ओके, और 4 लेयर्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह से होंगी, जो हमें हिस्टोलॉजिकल डिटेल जब देखने होगा तब आप देख सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है। डाइजेशन की प्रोसेस को हम अगर देखें तो अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट प्रोसेस इज फाउंड इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में प्रोसेस क्या होगा, अगर देखें प्रोसेसेस, डाइजेशन, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हम कह सकते हैं कि एक आपका मैकेनिकल और फिजिकल भी कह सकते हैं उसको, फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, एक मैकेनिकल और फिजिकल एक्टिविटीज़, दूसरा जो है वो केमिकल एक्टिविटीज़। सभी हम समझते हैं कि मैकेनिकल और फिजिकल से क्या समझ रहे हैं, मैकेनिकल या फिजिकल कि जिसमें फूड का कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होना है, सिर्फ उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं कि वो फूड ब्रेक होके जो है पहले स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगा, टूटेगा, कट होगा, चीव किया जाएगा, और फिर उसके बाद वो ग्राइंड किया जाएगा, फिर पेस्ट फॉर्म में होगा, और फिर वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव कर दिया। तो ये हमारा मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस होगा। लेकिन जब कोई केमिकल चेंजेस आ जाते हैं हमारे फूड का, और पॉलीमर से हमारा मोनोमर में चेंजेस आ जाएंगे तो हमारा वो केमिकल एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो हम अगर अब देखें कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या ले सकते हैं, जैसे अगर हम फिज़िकल की बात करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आपका क्या होगा,
क्या होगा, ऊपर माउथ से हम स्टार्ट करें, कट एंड च्यू, कट एंड च्यूइंग, आप बाइटिंग अचीविंग कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि हम जब भी कोई फूड लेंगे, हमारे टीथ उसको पहला क्या काम करता है, कट करता है। तो कट करने से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हमारी टीथ हम सब आराम से खाते हैं, बट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कटिंग, बाइटिंग। टीथ हमारा क्या करता है, उसको कोई लार्ज पीस है उसको उसने स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ गया, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया, दैट इज इंक्रीजेस। तो जैसे ही आप देखिए कि इसका सरफेस एरिया अगर ये था, तो इसका सरफेस एरिया अगर आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना बढ़ जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, टीथ जो है फूड को कट और च्यू किया, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ये सारी तरफ से जो एंजाइम है, वाटर है, म्यूकस है, वो इससे सरफेस एरिया, ज़्यादा एरिया में वो एक्शन कर सकेंगे और जल्दी ही फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें कि कटिंग और च्यूइंग हो जाएगी। नेक्स्ट में स्वेलोइंग, हम स्वेलो करेंगे फूड को, तो स्वेलोइंग जिसमें को हम क्या कह सकते हैं, और कहा जा सकता है डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन भी टर्म यूज़ कर निगलना, हम फूड को निगलते हैं। तो माउथ ने फूड को बोलस फॉर्म में चेंज कर दिया और हम फैरिंग्स के थ्रू उसको निकल गए। तो ये कैसा हमारा है, जो वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है, हम अपनी इच्छा से उसको निगल सकते हैं या बहुत देर तक माउथ में रह सकते हैं। तो एक ये हमारा फिज़िकल प्रोसेस है। देन जो है स्टमक का जो है चर्निंग और मिक्सिंग मोमेंट, अब ओसोफेगस से पास होता है। अब ओसोफेगस से जब फूड को पास होना है तो एक कंडीशन आएगी पेरिस्टल्सिस। अभी हम लोग पेरिस्टल्सिस को देखेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखें, ओसोफेगस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, ये अगर फेरिंग्स है और ओसोफेगस है, तो इसकी वॉल जो है वो बोलस को यहाँ पुश करती जाएगी, फिर उसके बाद बोलस इस तरह से वो नीचे की तरफ पुश होता जाएगा, क्योंकि इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो ये इसको फोर्स मिलेगा और ये चीज़ें, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये जो फूड है वो जो है फॉरवर्ड जो है मूव करता जाएगा, ठीक है। बोलस फोर्सेस इट फॉरवर्ड। तो ये जो हमारी मसल्स होंगी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रिलैक्स होते होते ये फूड बोलस को मूव करते हैं। तो ओसोफेगस से फूड कहाँ गया, स्टमक में आ गया ना। अब स्टमक में फूड, स्टमक में क्या होगा, हमारा चर्निंग एंड मिक्सिंग, चर्निंग एंड मिक्सिंग, चर्निंग एंड मिक्सिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक वॉल जो है वो बिल्कुल थिक वॉल है, तो यहाँ फूड जो है, यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ये फूड जो है बोलस, इसमें स्फिंक्टर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो बोलस फॉर्म में फूड जो है अंदर आ जाएगा। अब यहाँ इसकी जो थिक वॉल है वो फोर्स उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहेंगी, तो एक चर्निंग मूवमेंट होगा, चक्की की तरह से ये बैग जो है मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो वो जो है इसको जो है एक फूड जो है हमारा बिल्कुल एक लिक्विड पेस्ट की तरह से हो जाएगा, जिसको हम काइम कहेंगे, ठीक है। काइम, ये नोन सब वर्ड्स हैं जो आप सभी जानते हैं, ये काइम में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा फिज़िकल ही मूवमेंट आ रहा है। देन नेक्स्ट, अब उसके बाद हम फिर से स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में भी आपको
बहुत स्लो मूवमेंट होगा, बिकॉज कि इंटेस्टाइन में ही मेजर प्रोसेस होना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो काफ़ी समय तक फूड जो है इंटेस्टाइन में और स्टमक में भी स्टे करता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट करता हुआ और फिर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और रेस्ट ऑफ द फूड जो वेस्ट हमारा है वो फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू जो है पास होता हुआ फीकल फॉर्म में वो रिमूव हुआ है। तो लास्ट हमारा जो होता है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड विद इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम फ्रंट टू बिहाइंड। तो लास्ट जो है वो डेफिकेशन, ये हो गया डेफिकेशन कि फीकल मैटर का रिमूवल। तो ये रिमूवल, तो ये सारे जो प्रोसेस अभी हमने देखा, दीज आर ऑल मैकेनिकल एंड मैकेनिकल और फिजिकल। ठीक, यहाँ कोई भी फूड के कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा बिना केमिकल रिएक्शन के। तो अब हमारी जो हो केमिकल एक्टिविटी जब शुरू होगी तो हमारा एंजाइमेटिक एक्शन होगा और उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो ये 2 प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट हम इसी को अब आप के लिए मैंने लिखा हुआ है कि फूड लीव्स द माउथ व्हेन द टंग एंड फेरिंजियल मसल्स प्रोपेल it into the esophagus, which refers to the movement of food through the digestive tract. It includes both the voluntary process of swallowing and involuntary process of peristaltic. Peristaltic movement जो है वो involuntary है और swallowing is the voluntary. सिर्फ हम फूड को निगलने तक की क्रिया हमारी मन की है, हम सिर्फ फूड को निगल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फूड को क्या होना है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल डिसाइड करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। सिर्फ हम फूड को स्वेलो करेंगे, उतनी ही इच्छा हमारी होगी कि हम इसको स्वेलो करें या ना करें। दैट इज़ द वॉलंटरी एक्शन। पेरिस्टाल्सिस कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, अभी हमने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी और फूड जो है वो मूव करेगा आगे। ऑफ एलिमेंट्री वॉल स्मूथ मसल्स विच एक्ट टू प्रोपेल फूड अलोंग, जो कि फूड के साथ जो है वो उसको प्रोपेल करता है, वेव्स जो होंगी। दीज वेव्स ऑल्सो प्ले ए रोल इन मिक्सिंग विथ डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है फूड हमारा, वो जिस जिस एरिया से पास होता जाएगा उसके साथ खूब अच्छी तरह से वो मिक्स, जो पहले से रिसीव जूसेस है, जो हमारे एंजाइम्स हैं, वाटर है, म्यूकस है, वो उसके साथ जो है वो मिक्स करता जाएगा। जैसे जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स करता जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मैकेनिकल डाइजेशन इज़ ए प्योरली फिजिकल प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ आपको कुछ भी चेंजेस नहीं, फिजिकल प्रोसेस, सभी फिजिकल प्रोसेस में जानते हैं कि कुछ भी केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं उसमें। तो दैट डज नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द फूड। कोई भी फूड का जो प्रोटीन है तो प्रोटीन फॉर्म में ही है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही है, कोई भी उसकी स्मॉलर चेन फॉर्म नहीं होंगी। इट मेक्स द फूड स्मॉलर टू इंक्रीज बोथ सरफेस एरिया एंड मोबिलिटी। बस इतना ही काम करता है उसकी, जो है उसको बहुत ही उसको ग्राइंड करके पेस्ट फॉर्म करके उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अभी हमने ये सारे टर्म्स आपको बताए, च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन, स्वेलोइंग एंड डिग्लूटेशन, एंड चर्निंग एंड मिक्सिंग एंड डेफिकेशन। ओके, सो दिस इज द मैकेनिकल और फिजिकल एक्टिविटीज़, दैट इज़ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी आपको हमने बताया कि कैसे कैसे जो है फूड जो है बोलस फॉर्म में ये आगे मूव करता जाएगा, इस पर मूव करते, दैट इज पेरिस्टाल्सिस मूव्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्टिविटी डिटेल्स हम लोग अलग अलग इसको देखेंगे। बट व्हाट इज़ केमिकल एक्शन एक्टिविटीज़? तो केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ से ही केमिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब माउथ से ही फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी हम सभी जानते हैं, सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा है, सलाइवा हैज़ एंजाइम, ये हम डिटेल देखेंगे सलाइवा का फंक्शन। सो डाइजेस्टिव secretions break down complex food molecules into their chemical building
ब्लॉक्स. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन टू सेपरेट अमीनो एसिड, मतलब ये स्टार्ट हो जाता है माउथ से और पूरे केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सारे हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल जाएंगे. ओके. और फाइनली दीज सिक्रीशंस वेरी इन कंपोजिशन. दीज सिक्रीशन वेरी, अब ये कंपोजिशन चूँकि वेरी करेगा तो हम लोग इसको अलग अलग चैप्टर्स में इसको देखेंगे. सो दिस इज द केमिकल्स. एंड नाउ मेजर केमिकल चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. सर दी सम कॉमन नेम ऑफ एंजाइम्स. अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें, दे आर कॉमनली नोन एज एमाइलेज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दे आर नोन एज प्रोटियोलिटिक और प्रोटीएजेस. एंड fat digesting enzyme are known as lipase. Okay, so these are the brief points of the chemical activities. Okay, now function of digestive tract. अब digestive tract को अभी हमने जितने parts बताए उसमें आपका एक summary है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कि इसमें क्या हो रहा है. आप mouth में देखें, this portion here, so here this is the mouth का एक्शन है. इंजेस्ट फूड, च्यू एंड मिक्सेस फूड, बिगिंस केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी होगा यहाँ पे. मूव्स फूड इनटू द फैरिंग्स, बिगिंस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स वाया लिंगोलाइपेज. ओके. एंड अदर फंक्शन क्या है? मॉइस्चर एंड डिजॉल्व फूड, अलाउइंग यू टू टेस्ट. ये टेस्ट भी हम करते हैं तो माउथ में टंग की हेल्प से ही. क्लीन एंड लुब्रिकेट्स द टीथ एंड ओरल कैविटी. ओरल कैविटी को माउथ में जो है हमारी जो एंजाइम्स है, लाइसोजाइम जो सलाइवल सिक्रीट होंगी, वो जो है वो एक क्लीनिंग का भी काम करती हैं. एंड हैज़ सम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़. जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी उसी की वजह से प्रेजेंस होगी जो एंजाइम्स प्रेजेंस होगी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ द फेरिंग्स. फेरिंग्स का कोई बहुत रोल नहीं है, सिर्फ वो पैसेज का काम कर रहा है. तो प्रोपेल फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द ओसिफेगस एंड लुब्रिकेट फूड एंड पैसेजवे. ये सिर्फ लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है और प्रोपेल कर रहा है फूड को. नेक्स्ट ओसिफेगस. ओसिफेगस, दिस पोर्शन इज ओसिफेगस, ओनली प्रोपेल द फूड इनटू द स्टमक और लुब्रिकेट फूड एंड पैसेज वेज. तो बस इतना ही काम है फेरिंग्स और ओसिफेगस का. नाउ मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ स्टमक. ये आप देखिए कि आप मिक्सेस and churn food with gastric juices to form chyme. अभी हमने आपको बताया कि स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होगा और मिक्स होगी वो काइम रिजल्ट मिलेगा हमको. जो पेस्ट बनेगा वो दैट इज द काइम. ठीक है. बिगिंस केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. मेजर प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन होना है स्टमक में. ठीक है. रिलीज फूड इनटू द ड्यूडेनम एज काइम. और ड्यूडेनम जो है जो फूड रिसीव करेगा वो काइम फॉर्म में करेगा. एब्जॉर्ब सम फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस. ये बहुत ही लिटिल एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में. नॉर्मल एब्जॉर्प्शन बिल्कुल होता ही नहीं है. अगर एब्जॉर्प्शन होता भी है तो किसका होता है? ओनली अल्कोहल एंड एस्प्रिन, यही सिर्फ एब्जॉर्ब हो सकते हैं स्टमक में. एंड अदर सब्सटेंस कैन नॉट एब्जॉर्ब. ठीक है. एंड लास्ट इज द पोसेसेस एंटी माइक्रोबियल फंक्शन. चूँकि एसिडिक एटमॉस्फेयर है, बहुत ही हाई एसिडिक कंडीशन होती है स्टमक में, तो वहाँ जो है माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे. तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी है. एंड स्टिमुलेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. यहाँ पे हार्मोन्स भी मिलेंगे जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा. एंड सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टमक का. नेक्स्ट, small intestine, a very interesting and important role of small intestine. Mixes chyme with digestive juice. digestive juice जो पेंक्रियास से भी आएगा, इंटेस्टाइनल वॉल से भी सिक्रीट होंगे, जो उसके साथ काइम के साथ मिक्स हो. काइम क्या है? जो हमें स्टमक ने दिया, जो पेस्ट दिया. ठीक है. प्रोपेल फूड एट रेट स्लो इनफ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. हमने भी आपको बताया कि इंटेस्टाइन में जो फूड होगा वो बहुत ही स्लो रेट से प्रोपेल होगा, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन होना है और एब्जॉर्प्शन होना है. इसलिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वो बहुत ही स्लो होगा. एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल्सो विटामिन, मिनरल्स. हैं ये जितने भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं
एंड इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी जो है एब्जॉर्ब होंगे. दैट इज़ मेजर रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये उसके हमने बताया आपको माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए एक मेजर स्ट्रक्चर जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अवेलेबल है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड परफॉर्म फिजिकल डाइजेशन वाया सिगमेंटेशन. यहाँ पे जो काइम है उसको चॉप फॉर्म में वो सेगमेंटेशन होता है, कट करते जाते हैं और आगे प्रोपेल करते जाएंगे. एंड एडिशनल एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम मीडियम फॉर द एंजाइम एक्टिविटी. यहाँ जो पीएच होगा वो मैक्सिमम ऐसा होगा जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, वो उसके लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा. ओके. नेक्स्ट इज़ द एक्सेसरी ऑर्गन लाइक लीवर. लीवर का फंक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लीवर प्रोड्यूसेस बाइल सॉल्ट. मेन जो आप देखिए बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द लीवर विच इमल्सिफाई लिपिड एडिंग देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. हम लोग जब लिपिड पढ़ेंगे डाइजेशन उसका तब इसका रोल आपको दिखेगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बाइल सॉल्ट इन लिपिड डाइजेशन. वो लीवर से सिक्रीट हो रहा है. गॉल ब्लैडर स्टोर्स कंसनट्रेट एंड रिलीज बाइल. गॉल ब्लैडर का रोल क्या है कि वो बाइल को स्टोर करता है और उसको रिलीज़ भी करता है. एंड हियर ये पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियास है हमारा ग्लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही उसकी फंक्शनिंग है. तो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं उस पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट्स होंगी. तो दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगी. ये हमारा मेजर रोल है पैंक्रियास का. एंड फर्दर ब्रेक डाउन फूड रेसिड्यूज़. ये आपका एसेसरी ग्लैंड कुछ उसको और भी जो ग्लैंड मिलेंगे उसको ब्रेक करेंगी. वो हमें डिटेल जब हम देखेंगे एक एक फूड का तो उस एंजाइम और ग्लैंड के बारे में आपको पता चल जाएगा. एंड ये आपका नेक्स्ट ये आपका ये यहाँ तक है. ये यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपका एसेसरी ग्लैंड्स का ही पार्ट है. बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक जूस हेल्प न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम एंड प्रोवाइड ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर एंजाइमेटिक. अभी हमने बताया कि जब हम स्टमक से इंटर करते हैं इंटेस्टाइन में तो स्टमक का जो मीडियम है वो हाईली एसिडिक होता है और फूड के साथ मिक्स होकर थोड़ा लोअर तो वो होगा चेंज तो होगा बट अभी भी एसिडिक होता है. तो ये यहाँ पे जो एंजाइम का जो जिस पीएच पे एंजाइम वर्क कर रही है वो सारा जो है इसके सिक्रीशन के साथ बाइकार्बोनेट चूँकि यहाँ ऐड होता है तो हमारी स्टमक का जो एसिडिक एटमॉस्फेयर है बाइकार्बोनेट के ऐड होने से पीएच चेंज होगा, वो थोड़ा बेसिक होगा, तब जाके ये हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ यहाँ पॉसिबल हो पाती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन. एंड लार्ज इंटेस्टाइन दैट फर्दर ब्रेक डाउन फूड रेसिड्यूज. जो फर्दर ब्रेक डाउन है उसमें फूड रेसिड्यू का वो इस यहाँ पे होगा. एब्जॉर्ब्स मोस्ट रेसिडुअल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स प्रोड्यूस बाय एंटेरिक बैक्टीरिया. ये सारी जो है चीज़ें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होगी. प्रोपेल फीसेस टूवर्ड्स रेक्टम. जो हमारा वेस्ट बचा हुआ है अब वो रेक्टम में प्रोपेल किया जाएगा और दे लास्टली एलिमिनेट द फीसेस. हमारा फीकल मैटर है वो रिमूव किया जाएगा. एडिशनल अदर फंक्शन फूड रेसिड्यू इज़ कंसनट्रेटेड एंड टेम्परेरली स्टोर्ड प्रायर टू डेफिकेशन. यहाँ पे थोड़े समय के लिए यहाँ स्टोर होगा डेफिकेशन से पहले. एंड म्यूकस ईजेस पैसेज ऑफ फीसेस थ्रू कोलन. जो हमारा वहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस है वो उसका जो मेजर रोल होगा जो हमारा रिमेनिंग फूड है जो रेसिड्यूज़ है उसके पैसेज को लुब्रिकेट करने में हेल्प करें, इजी करने में हेल्पफुल होगा. सो देयर इज़ द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ डाइजेशन. तो हम लोगों ने यहाँ देखा